खदीजा, तुम मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने कभी तुम्हें अपनी भाभी या अपने मरहूम भाई की बीवी नहीं समझा है, हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। अगर मैं इस नाखल्फ की खता कभी माफ नहीं कर सकता। अरे ये मेरे खानदान की इज्जत और नामूस का मामला है। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई साहब, मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा कि मूसा सिर्फ आपका तो नहीं, मेरा भी तो बेटा है। रजाई माँ हूं मैं उसकी, भाई है सकीना का वो। खुदा जानता है सकीना से ज्यादा मैंने मूसा से प्यार किया है। आज एक माँ अपनी औलाद के लिए आपके आगे झूठी फैलाती है। रहम करे। ठीक है, आपने उसे अपनी जायदाद से, गद्दी नशीन से हटा दिया, इस घर से मत निकाले, वरना मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मेरा बेटा दर बदर घूमे और मैं सुकून से इस छत के नीचे रहूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। जहां मेरा बेटा रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। मैं जानता हूं ये पट्टी तुम्हें इसने पढ़ाई होगी, क्योंकि एक बीवी अपने शौहर के सामने अपने बेटे के लिए खड़ी नहीं हो सकती, और ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरा फैसला हमेशा अटल होता है। इसीलिए इसने तुम्हें हमायती बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं तो मजबूर हूँ, मूसा की माँ के साथ साथ आपकी zौजा भी हूँ, और आपका कोई भी हुक्म नहीं डाल सकती। मगर एक बहन तो झोली फैलाकर अपने भाई के सामने फरियाद कर सकती है, शायद आपका दिल पिघल जाए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम औरतों से बहस नहीं करना चाहता। अगर खदीजा ने अपना हक मांग ही लिया है तो ठीक है, दिया मैंने इसको इसका हक। मगर उस नाखल्फ से कह देना कि आइंदा इस घर के मामूलात में वो कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, और बिला जरूरत मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करे। खून खौल उठता है मेरा उसे देखकर। जी जी, ठीक कह रहे हैं तौकी साहब, हमारा रिश्ता बिजनेस के अलावा दोस्ती का भी है। वैसे सच पूछें तो न्यूयॉर्क की तेज तरार शामों के बाद यहाँ की शामें काफी बोरिंग हैं। इसीलिए तो कहा था मलिक साहब के भाभी को भी साथ यहीं ले आते, कम से कम आपको तन्हाई का एहसास तो ना होता ना। अरे नहीं नहीं, वो कैसे यहाँ एडजस्ट होगी, तो गाँव में रहती है। मलिक साहब, यही बात है ना, कहीं दूसरी इनिंग्स खेलने का प्लान तो नहीं है आपका? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन यहाँ पर अब वो क्लास नहीं रही है। मतलब चंद दिनों का साथ तो चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं। उस रात पार्टी में मैंने एक चेहरा देखा, जी मेरे दिमाग में चिपक गया है। आप जरा पता तो कराएं वो कौन है, कहाँ रहती है। मेरा स्टाफ तो बिल्कुल निकम्मा है। हुक्म मलिक साहब, मैं डिटेल्स निकलवा लेता हूँ पार्टी की, और वैसे भी अगर आपकी चॉइस है तो कोई खास बात तो होगी उसमें, वरना आपकी नजर ऐसे वैसों पर कहाँ टिकती है। हाँ, कुछ तो खास है उसमें जिसको जानने के लिए दिल करता है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप पता लगाएं और मुझे बताएं। डन हो गया मलिक साहब, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। दूसरों की बर्बादी पे खुश होने वाले ज्यादा देर ये खुशी पाल नहीं सकते।
कुदरत उनका किया उनके सामने लाके खड़ा कर देती है। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की खुशी पे उसे बद्दुआएं दे रही। अरे माएँ तो मरी जाती हैं अपनी बेटियों को खुश देखने के लिए, एक तुम हो कि मुझे ही मरने की बद्दुआ दे रही हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? इस आग से भरे रास्ते में मत चल, तुझे सिर्फ अंगारे मिलेंगे, सुकून से भरी ठंडी छांव नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई? आज तो तुम्हारे चहीते दामाद की दस्तार बंदी होने जा रही है। इतनी बड़ी गद्दी का जानशीन बना रहे हैं उसे ताया जान, और मैं जरा सा खुश भी ना हूं। खुद ही तो तुम कहती थी ईसा के लिए बंद सवर के रहो, ना कि यूं सर झाड़ मुंह फाड़ घूमती रहो। आज मैं थोड़ा सा बंद सवर के आ गई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। देख, मूसा मेरा बेटा है, और अगर इस घर में उसके खिलाफ कोई नाइंसाफी हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तेरी जो चालें हैं ना, ये कामयाब नहीं होंगी, लिख के रख ले कहीं तू। दरअसल आज आप लोगों को एक बहुत ही अहम ऐलान के लिए जहमत दी है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी उर्स मुबारक की तकरीबात तो होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि मैं आज अपनी खानदानी गद्दी और जद्दी पुश्ती विरासत के जानशीन का ऐलान करूंगा। मैंने बहुत सोच समझ के और अपने बुजुर्गों से मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि मेरा छोटा बेटा ईसा मेरी खानदानी गद्दी का जानशीन होगा। ईसा, आगे आओ दस्तारबंदी के लिए। ईसा, इधर आओ अपनी दस्तारबंदी के लिए। ईसा, तुमने सुना नहीं है? मुर्शिद इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे को बेटा मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे दुआ कर। लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया बिन सावल यार वे। एक तो ये अन्ना की मुझे समझ में नहीं आती, फल में तोला फल में माशा। अभी सुबह खुद ही कह रही थी कि दर्जी को जाके अपने नए कपड़े सिलने के लिए दे आओ, और अब जब मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली तो हुक्म आता है कि घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा कौन करता है भला? ज़ोहरा, ज़ोहरा, तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ गुम हो? क्या हो गया? मुझसे कुछ कहा तुमने? निकल आओ वापस उसके ख्यालात से। मैं किसी के ख्यालों में गुम नहीं हूँ। तुम किसकी बात कर रही हो? और कौन होगा? वही मूसा। बकवास नहीं कर, मेरे सामने नाम मत लो उसका। अच्छा, पता नहीं जब से वो तुम्हें कल घर छोड़कर गया है तुम उसी की तरह गुमसुम सी बैठी हो, तो मुझे लगा उसी के बारे में सोच रही होगी। नहीं, अलबत्ता उसके घर वालों का मुझे बड़ा ख्याल आ रहा है। कल जब उसके घर पुलिस गई होगी छापा मारने मेरी तलाश में, बेचारों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। तो होने दो उनकी बेइज्जती, तुम भी तो यही चाहती थी ना। हाँ, लेकिन उस नामुराद पे मुझे बड़ा तरस आता है। वो जो खमन बुआ है ना, वो बता रही थी कि पुलिस ने उसका सारा जिस्म नील नील कर दिया था। सुबह मिला था उनको गली में।
समझ नहीं आती शाह साहब कि आपको ईसा की दस्तारबंदी की मुबारकबाद दूं या फिर अचानक इस काया पलट पर हैरत और नाराजगी का इजहार करूं। कुछ फैसले नागुज़ीर हो जाते हैं पीर साहब। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। मुझे शायद ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी, मगर हालात ने शायद मौका ही नहीं दिया। अचानक इस फैसले में इतनी बड़ी तब्दीली की। आज की ये दस्तारबंदी तो 1 महीने पहले से तयशुदा थी। सारी बरादरी को ये बताया गया था कि आज की दस्तारबंदी में आप मूसा को अपना जानशीं और मुस्तकबिल में इस गद्दी का हकदार और वारिस मुकर्रर करेंगे, और फिर अचानक आप अपने छोटे बेटे को ये ओहदा फजीलत सौंप दी। मेरा सवाल करना तो बनता है ना शाह साहब, बहुत नाजुक रिश्ता है हमारा। मैं आपकी बात समझता हूं। सितारा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कुछ बातें हैं, उनका इल्म आपको होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेना चाहता हूं ताकि मेरे इंसाफ में कोई कमी न रह जाए। मुझे 2-4 दिन दीजिए आप। इंशाल्लाह ताला सारी तफसील खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है शाह साहब, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके जवाब से वाबस्ता मेरी सितारा का मुस्तकबिल है, और मूसा के हैसियत से ही मेरे सितारा के मुस्तकबिल और आपके ख़ानदान में उसके मुकाम का तयन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपके जवाब के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चलता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।
ये हुई ना बात। बड़े बेटे की जगह पीर साहब के साथ नया जानशीन बैठा है। अब मजा आएगा। लगता है खेल शुरू हो चुका है, मूसा भाई की बर्बादी का खेल। ये आप क्या कह रहे हैं शाहजी? कुदरतुल्लाह भाईजान ने मूसा की जगह अपनी पुरानी गद्दी ईसा के हवाले कर ली। ये तो सरासर नाइंसाफी है। कल तक तो मूसा उनके खानदान का बड़ा बेटा और जानशीन था, ये हक तो उसी का है। किसी बात की तो सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे सितारे की माँ। वो जो कल तक जानशीन था, हर चीज का वारिस और हकदार था, आज वही बेटा दस्तारबंदी की महफिल में सबसे आखिरी सफ में सर झुकाए बैठा था और शाह साहब ने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा, जैसे वो कोई अजनबी या मामूली गुलाम। तो आपको बात करनी चाहिए थी ना उनसे। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे सारा निजाम पलट सकते हैं? और अब मूसा तो हमारे घर का होने वाला दामाद है, तो उन्हें कम से कम हमसे तो बात करनी चाहिए थी। बात तो अब बहुत तफसील से होगी सितारा की माँ। आज बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद थे तकरीब की वजह से, मगर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा अपने सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि हमारी बेटी अभी हमारे अपने घर में। हमें ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। परवाह करने की ज़रूरत नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे खानदान में सितारा और मूसा की मंगनी की बात फैल चुकी है। खानदान वालियां मुझसे निकाह की तारीख का पूछती हैं। कल कला को कोई अनहोनी हो गई तो हम खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? अभी जवाब देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी सितारे की माँ। मूसा को गद्दी नशी से हटाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन सकता है, लेकिन फिर भी हम शाह साहब के वादे की सच्चाई तक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि मेरी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ उस घर में निकाह के साथ नहीं जाएगी जहां उसके छोटे भाई के मुकाबले में बाप ने उसे धुतकार दिया। ईसा शादीशुदा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी बेटी मूसा के साथ इस घर से रुखसत होती है तो वहाँ उसे ईसा की बीवी की बरतरी हुकूमत भी तस्लीम करना होगी। घर की बड़ी बहू सितारा नहीं सकीना कहलाएगी। गद्दी नशीनी भी उसकी औलाद के मुस्तकबिल में मुंतकिल हो जाएगी, मगर मैं अपनी बेटी को किसी की ताबेदारी और खिदमत गुजारी करने नहीं दूंगा। मजहबी अमूर के मिनिस्टर साहब का दावतनामा ना भूलना, उनका इस तकरीब में आना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये जो हमारा इलाका है ये उनका हल्का भी है, उनके जलसे में अच्छी खासी लोगों की तादाद मौजूद होनी चाहिए। और देखना किसी किस्म की बदनज़मी या बद इंतजामी ना हो। जी अब्बा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मूसा भाई काफी पहले से सारे इंतजामात देख रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने। मूसा का अब इंतजामी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं उसे किसी तकरीब में देखना चाहता हूं। आज के बाद ये सारे काम तुम संभालोगे, समझ आई? आखिरी मर्तबा फिर समझाऊं तुम्हें? जी अब्बा, समझ गया। याद रखना अच्छी तरह से, और शाम तक मुझे ये सारे काम करके रिपोर्ट दो। अगर कोई बात समझ नहीं आती ना तो करीम साहब से राब्ता कर लेना। और हाँ, बाजार की चाबियां और रजिस्टर और खाते जो है ना वो मूसा से लेके अपने पास रखो। कल से सारे दफ्तर का इंतजाम तुम संभालोगे। वकील साहब, तो फिर क्या खुशखबरी लाए होंगे? आपको पता है मुझे इंतजार करना ज्यादा नहीं पसंद। चले भाई, ज्यादा देर आपका ये सस्पेंस जो है हम मेंटेन नहीं करते, खत्म कर देते हैं इसे। याद है वो जो आपने मुझसे एक लड़की का पता करने को कहा था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे। अरे तो बताएं, क्या नाम है, क्या करती है, कहाँ रहती है, बताएं। जोरा नाम है उसका, इसी शहर में रहती है। बहुत ही मखसूस किस्म की पार्टीज में आना जाना है उसका। बहुत संभाल के रखा हुआ है उसके वारिसों ने उसे। मास्टर्स कर रही है एक बहुत ही महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी से। और मजे की बात यह है जनाब कि अभी तक
उसे जमाने की धूप ने छुआ नहीं है। बिल्कुल कांच की बनी हुई है। ऐसा लगता है कोई इसे छुएगा तो मैली हो जाएगी। ताकि साहब, मेरा इससे मिलना जरूरी है, आप कुछ करें। चो, क्यों नहीं, लेकिन एक और बात भी बताने के लायक है। वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस पार्टीज में जाती है, और हाँ, उसके साथ उसके गार्ड्स वगैरह भी होते हैं। अगर आपने उसे बुलाना है तो फिर बहुत ही प्रॉपर किस्म की तकरीब मुनक्किद करनी पड़ेगी, किसी घर में या फिर किसी बड़े क्लब में। फिलहाल तो यही प्रोटोकॉल है। नहीं नहीं, जाहिर है इतनी खूबसूरत लड़की को प्रोटोकॉल तो चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं, वहां पर शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे, लेकिन स्पेशल गेस्ट ये लड़की होगी। जानू, इसी वीकेंड पर हम थ्रो करने वाले हैं ग्रैंड किस्म की पार्टी। क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है तू मेरे सामने? अब्बा है ना, समझदार आदमी है, कुछ सोच समझ कर ही तुझे ये सब कुछ सौंप रहे होंगे ना। और वैसे भी मैंने अब्बा का बहुत दिल दुखाया, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। कम से कम तू उनकी उम्मीद मत तोड़ना यार, तू सहारा है उनका। नहीं भाई, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो, मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम जानते हो मैं कितनी अजियत से गुजरा हूं। लोगों की आंखों में छुपे सवाल मुझे तीर की तरह लग रहे हैं। मैं अभी जाकर अब्बा से कह रहा हूं कि ये जानशीनी, ये गद्दी मेरे संभालने का काम नहीं है। पागल मत बन यार, कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा? तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब्बा मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान है। ईसा, समझ क्यों नहीं रहा तू? और सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। मुझे एक बात बता, तू छोटा भाई है ना मेरा, गद्दी तेरे पास हो या मेरे पास हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। और सुन, मेरा रास्ता कोई और है, मैं गया, ये गद्दी ये सब अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा। एक बात नहीं है भाई, मैं सारी उम्र तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलूंगा। तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। ये अब्बा भी गुस्सा है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा कम हो जाएगा, और अब्बा भी ये जानते हैं कि मेरा कोई भी फैसला तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। भाई तुम दिल छोटा मत करो। ईसा उलट पलट गया है यार सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ईसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तेरी मेहरबानी है यार, तू बन जा ना जो बेटा अब्बा मूसा के अंदर देखना चाहते थे, ईसा के अंदर देख लेंगे। तेरी मेहरबानी। मगर भाई, अगर कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा तेरी क्या बोल रहा हूं मैं तुझसे कि अब्बा को तेरी जरूरत है। अब्बा जो बेटा मुझ में देखना चाहते थे अगर तुझ में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? यार तेरी मिन्नत कर रहा हूं मैं भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार, चल मेरी मदद कर दे। अगर ये कर देगा तो तेरे भाई की बेचैनी को जरा सा सुकून मिल जाएगा। तेरी मेहरबानी यार, अब कोई बहस मत करना, मान जा। तुम अभी तक अपने बेटे का गम मना रही हो, मैं तो आज दस्तार के साथ ही उसे दफन कर चुका। खुदा ना खास्ता दफन हो उसके दुश्मन। कैसी बातें मुंह से निकाल रहे पीर साहब? ये अपनी इज्जत और नामूस ज्यादा प्यारी है। ये जो तुमने खदीजा के साथ मिलकर साजिश की है और उसे इसे छत तले रोक लिया है, वरना मैं कब का उसे इस घर से बेदखल कर चुका होता। ऐसे ऐसे लोफ और बदनाम और आवारा इंसान की पीर कुदरतुल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है। मानती हो गलती होगी मूसा से, मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं वो फरिश्ता इंसान है और इंसानों से ये गलतियां सरजद होती है। आप भी उसे इंसान समझकर माफ कर दें। बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है वो, एक छोटी सी गलती की। अभी तो सजा दी नहीं है मैंने उसे।
तुम एक मेहरबानी करो, उससे कहना कि मेरे सामने मत आए। छोटे भाई को आपने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसका रुतबा, उसकी हैसियत सब खत्म कर दी पीर साहब आपने। घर के नौकर तक हैरान है, गली मोहल्ले वाले सब बातें बना रहे। कल तक जो इस घर का वारिस था आज लावारिसों की तरह भटकता फिर रहा है। इससे बड़ी और क्या सजा होगी पीर साहब? सजा तो अभी मैंने उसको दी नहीं है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुप रहो। अरे मेरे बाप दादा के नाम पर कोर्ट कचहरी में जो मट्टी उछाली जा रही है वो सब तुम्हारे लाडले की वजह से है। और इस बेइज्जती में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि तुम्हारे लाड प्यार की वजह से, तुम्हारी शय की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। बस बस, अब मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहता। कल के अखबार में ईसा की दस्तार बंदी की खबर छप जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मूसा लोगों की नजरों से उतर जाए उतना ही बेहतर है। अन्ना जी मैं जा रही हूँ, देर हो रही है बहुत। कहाँ चल रही सुबह सुबह? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, और कहाँ, एडमिन ऑफिस में भी एक काम है मुझे। समझाया था ना, 2 दिन चुपकी घर में बैठो। वो दीवाना भी बाहर फिर रहा है। किस किस से छुपा के आप मुझे घर में बिठा के रखेंगी, और वो अब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस में नहीं जा रही, गाड़ी में जाओ और चंदा को साथ लेके जाओ। अन्ना जी मैं गाड़ी से नहीं लेके जाती, किस गार्ड को सर पे बिठा के रखना पड़ेगा। मैं नहीं लेके जा रही हूँ। कह दिया ना, गाड़ी में चंदा को साथ लेके जाओ। आस्ताना पीरा के जानशीन की दस्तारबंदी शहर के मुअज़्ज़िज़ रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले पीर कुदरतुल्लाह के छोटे बेटे ईसा की दस्तारबंदी की तकरीब में शहर के उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत, मुस्तक़बिल के जानशीन की दस्तारबंदी के बाद सुना था ताज और तख्त हार देता है इंसान इश्क की बाजी में, लेकिन तूने करके दिखा दिया शाहजी। बड़ा जिगर है तेरा, लेकिन बहुत छोटे दिल के लोग बसते हैं तेरे आसपास। अरे ये तो नामुराद है। ये लो, आज तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई उसे बर्बाद करने की। उसके बाप ने उसे अपनी जायदाद और खानदानी विरासत से महरूम कर दिया। यही चाहती थी ना तुम कि वो शहजादे से फकीर हो जाए? हो गया वो फकीर। अब जाओ, जाकर खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, जाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो अपने दिल की जागीर का शहजादा है, कोई उसे फकीर नहीं कर सकता। हाँ, दिल लगाने में उससे गलती हो गई, उसकी कदर तुम जैसे सौदागर क्या जाओ। चलो तेरी याद ने थक गया थक गया कहाँ जा रहे हो मूसा भाई? अब्बा ने किसी काम से। वो लोग तो चले गए, किसी जरूरी मीटिंग में जाना था ना।
आपको लेके नहीं गए? भूल गए होंगे शायद। कैसा महसूस हो रहा? सबकी नजरों में गिरते कैसा लग रहा है हर पल बेइज्जत होकर? कहा था ना, ऐसी जगह ले जाके मारूंगी कि पीने को पानी का एक घूंट मुयस्सर नहीं होगा। मुझे पता नहीं था मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मगर अभी तो तड़पना बाकी। अभी तो घर वालों के सामने रुस्वा किया है, बस जरा सा। मगर इस सबको मिलाकर भी उस एक लम्हे का हिसाब बराबर नहीं हो सकता जिसमें तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं भी जब तक मुकम्मल तरीके से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरा अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम्हें पल पल बर्बाद होता ना देखूं। क्या बचा है तुम्हारे पास? वारिस से लावारिस कर दिया। सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है ना, मुबारक हो तुम्हें। तौकीर साहब से हमारे देरीना मुरासिम, वरना किसी नई तकरीब में हम अपनी बच्चियों को जाना इंतहाई मायूब समझते। जी, मलिक शहरियार साहब ने इसीलिए मुझे खास तौर पर पैगाम लेकर भेजा आपके पास। उनके घर में एक बहुत बड़ी तकरीब है और इसका सारा इंतजाम तौकीर साहब ने खुद किया है। वहाँ पर शहर के नामवर और मशहूर लोग आ रहे हैं। ऐसा वैसा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये सुन के हमें इत्मीनान है। आप मलिक शहरियार से कहिएगा कि गाड़ी वक्त पे भेज दें। जी, मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो आधे घंटे पहले ही आ जाएगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जी शुक्रिया। ज़ोहरा बस भी करो, गुस्सा थूक दो। उसने ऐसी भी कौन सी नई बात कर दी है जो तुम सुबह से अंगारों पर लौट रही हो? वो नामुराद अपने आप को समझता क्या है? मैंने कहा था उसके दोस्त को मेरा पीछा करने के लिए। अगर उसके खानदान ने उसे आग किया है ना, तो उसकी हिमाकतों की वजह से किया है। तो मुझ पर इल्जाम क्यों डाल रहे हैं वो लोग? तो डालते रहें, तुम्हारी बला से। तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? हम जैसों पर ही तो ऐसे इल्जाम सचते हैं। जाने कितने राजे महाराजे मिट गए इन गलियों में, उनके नामों निशान तक बाकी नहीं रहा। तो एक ये मूसा भी सही। तुम नहीं समझोगे, ये वही खानदान की इज्जत बेइज्जती गैरत वाली बातें हैं। और मूसा को उसके बाप ने इसलिए आग किया है क्योंकि वो एक गाने बजाने वाली लड़की के पीछे फेरे डाल रहा था। और अगर मूसा एक इज्जतदार दीनदार खानदान में पैदा हो तो उसका कोई कमाल नहीं था। और अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई ना जहाँ नाचना गाना बजाना है, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो फिर इससे मिलने वाली इज्जत और नेक नामी पर इतना घमंड क्यों? वो हमें हर कदम पे एहसास दिलाने के लिए क्यों खड़े हो जाते, जैसे हम कोई गिरी हुई या कमतर मखलूक हो। लेकिन मूसा तो नहीं सोचता तुमने उसे क्यों इज्जतदार होने की सजा दी? क्योंकि वो भी इसी माशरे का एक फर्द है और उसके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है। आज नहीं तो कल उसका खून जरूर असर दिखाएगा, तुम देखना। तो तुम सारे माशरे का बदला उस एक शख्स से ही क्यों ले रही हो जो तुम्हारे खातिर अपना खानदान, रुतबा, इज्जत और मुकाम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे ही बकौल एक कुदरती इत्तेफाक और हादसाती पैदाइश के बदले में मिला है? क्योंकि मैं उन सब बराए नाम इज्जतदारों को बताना चाहती हूँ कि ठुकराने का हक सिर्फ उनके पास नहीं है, हम जैसे भी उन्हें ठुकरा सकते हैं और धुतकार भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा कहाँ रह गया? जी वो बस आ रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो। ईसा यहाँ आओ।
और कहाँ रह गए थे तुम? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठहरो। शकीना, ईसा के साथ आकर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपने ठीक तरह इंतजाम कर लिया था, वो आ तो रही है ना? मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल मलिक साहब, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। वैसे भी इश्क में इंतजार का ही तो असल मजा है। थोड़ा सब्र से काम ले। वो ले, आ गई आपकी जोहरा जबी। आइए आइए, वेलकम। शुक्र आप आ गई, बहुत इंतजार कराया। अच्छा, तो ये पारी आपने थ्रो की है, तो फिर इतनी राजदारी क्यों? मुझे डर था कि आप शायद आए। लेट्स मीट वंस अगेन। मलिक शहरियार। जोहरा। शुक्र है आज आपने अपना नाम सही बताया। वैसे मैंने आपका नाम पता करवा लिया था। तो आप मेरी तफ्तीश करवा रहे थे? देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का आदमी। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके बारे में पता करवा लूँ। तो महज आप इंसानों को भी चीज़ समझते हैं? नहीं, मेरा कहने का वो मकसद नहीं था। आप मेरे लिए नायाब हैं। तभी आपने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात के लिए? जी, ये सब कुछ आप ही के लिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा और ना ही मैं दुनिया का सबसे नेक आदमी, लेकिन सच कहूं तो मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं, लेकिन आपके करीब से भी कोई नहीं गुजरी। एक लम्हे में आपने उन सब लड़कियों को मेरे लिए आम कर दिया। बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि यही सारी बातें हम दूसरी लड़कियों के साथ भी करते हैं। अरे नहीं, ये कलाम सिर्फ आपके लिए। मैं बुरा जरूर, लेकिन इतना भी नहीं कि असल हुस्न को अप्रिशिएट ना करूं। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अंदर आए, मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाऊं। वैसे सच कहते हैं हमारे मुल्क ने काफी तरक्की कर ली है। जी, ये आप जैसे लोगों की मेहरबानी है। ना आप जैसे लोग ऐसी इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करें, ना हम जैसे लोगों को आपका कल्चर सीखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े। नहीं? तो अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं आप सारा दिन? नाम आप मेरा जानते हैं, जोहरा। इससे ज्यादा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकती। आपके बुलाने पर यहाँ आ गई हूँ, लेकिन कुछ जान नहीं सकते आप मेरे बारे में। नहीं, लेकिन अगर मैं मजीद आपके बारे में जानना चाहूँ तो? आपने जो रकम अदा की है वो सिर्फ इस कंपनी के लिए थी। इससे ज़्यादा आप मुझे नहीं जान सकते। मैं कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, ना तो इस शर्त में शामिल है। और अगर मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँ तो फिर आपको ऐसी एक और शानदार सी पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि मैं ना हूँ तब कोई और आ जाए आपसे मिलने के लिए। तो आप मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ अन्ना जी के हाथ में। और अगर मेरे इख्तियार में होता है तो मैं इस पार्टी तो क्या, इस जैसी किसी पार्टी में नहीं नजर आती। मगर क्या करें, हर दफा वो नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं।
बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या बात है मलिक साहब, लगता है कुछ ज्यादा ही दिल आ गया इस लड़की पर आपका। पता नहीं, लेकिन लगता है कुछ खास है इसमें। इस दुनिया की होते हुए भी इस दुनिया की नहीं लगती। ये पार्टीज में स्क्वाड बन के जाना जरूर किसी मजबूरी के तहत करती है। अरे क्या मजबूरी मलिक साहब, ये बड़े स्टेटस, अच्छे कनेक्शंस की आस में इनके फैमिली वाले इन्हें भेज देते हैं पार्टियों पे। अब कहाँ वो दौर रहा लखनवी बाजारों का, वो तस्वर ही खत्म हो गया मलिक साहब। ऐसी सारी फैमिली जो है ना पॉश एरियाज में शिफ्ट हो गई हैं। ऊपर से इनकी औलादें आला किस्म की महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जिनकी औलादों को आज तक ये नहीं पता चला कि उनके आबा अजदाद का पेशा क्या था। अजीब मुश्किल में हैं बेचारे, ना शुरफा में शुमार होते हैं और ना इनकी नई नस्ल अपने पुराने नाच गाने के पेशे में इंटरेस्टेड है। लिहाजा ऐसे सारे ख़ानदान मलिक साहब शरीफ और पेशावर की तकरार में पिस रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, क्या बोर हो रहे हैं। चलिए अभी तो पार्टी ऑन है मलिक साहब, आइए आइए। कुछ तो बोलो, हम जब से पार्टी से आए हैं तुम बिल्कुल खामोश बैठी हो। क्या बोलूं? उस पार्टी में ऐसा कुछ था ही क्या जिसके बारे में बात की जाए। दौलत के नशे में सारे धूप मर्द, देखा था कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे। और वो सेठ साहब, देखा था अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ फिर रहे थे, मगर सारा वक्त उनकी नजर सिर्फ मुझ पर ही थी। घिन आती है मुझे उन लोगों से। बात तो ठीक कह रही हो तुम, मगर ये जो मलिक शहरियार है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का इंसान है। कितनी इज्जत से बात कर रहा था और तुम पर तो अपना 1000 दिल-ओ-जान कुर्बान थे उसके। कोई भी छिछोरी हरकत नहीं की है उसने, वरना तुम तो जानते हो ना इन सेठ लोगों को, मौका मिलता नहीं और ठरक जाने से बाज नहीं आते। वो असलम कॉन्ट्रैक्टर, याद है ना तुम्हें? अच्छी तरह जानती हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छी तरह। सारे अंदर से एक जैसे ही होते, और वो भी शरीफ इतना इसलिए बन रहा था उसके आसपास कॉलीग से, बस इसीलिए, वरना वो भी ऐसे ही होगा। कसम से मेरा बस चले ना, मैं एक मिनट के लिए भी ये काम ना करूं। सिर्फ अन्ना जी के खातिर मैं कर रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहती। बैठ, चलो जल्दी से बताओ। ओहो क्या मुसीबत है भाई, 2 घड़ी बैठने तो दो, और नहीं तो कम से कम ठंडा पानी या शरबत ही पूछ लो। बहुत प्यास लगी है भाई, प्यास की वजह से ना हलक में कांटे हो गए। बस कर दो, मैं ला रही हूँ, पहले मुझे खबर तो सुना दो। खबर तो बड़ी जबरदस्त है बॉस, तुम्हारे उस ना होने वाले कामरान का ना पता लगा लिया मैंने। क्या कह रही हो? कहाँ है वो बेवफा? सखर में छुप कर बैठा है, सुना है कोई नौकरी मिल गई उसे वहाँ, और उसकी एक हमसाई से सारी खबर निकलवाई है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया है मैंने। अब देखो उसकी बुझे हुए इश्क की चिंगारी कब सुलगती है दोबारा, या फिर वक्त की राग में दबकर हमेशा के लिए कोयला बन चुकी है। हरगिज़ नहीं, कामरान ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपने माँ बाप के दबाव में आके सखर चला गया, मगर मेरा पैगाम मिलने के बाद वो चैन और इत्मीनान से बैठा नहीं होगा, याद में तड़पता होगा मेरी। सकीना को भूलना इतना आसान नहीं है। लड़की कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, थोड़ी सी शर्म ही कर लो। शादीशुदा हो अब तुम किसी और की बीवी बन चुकी हो, और जब महबूबा किसी और की बीवी बन जाती है ना, तो मर्द के इश्क चोलों को बर्फ बनते देर नहीं लगती। और अब न जाने वो सखर में किसी और। ऐसा नहीं हो सकता, कामरान ऐसा हरगिज नहीं है। वो जानता है कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई है, मुझे किसी भेड़ बकरी की तरह किसी खूंटे से बांध दिया गया है। अगर मेरी खातिर उसे वापस आना ही होगा
तुम मुझे बस उसका नंबर ला दो ना, मैं खुद बात करूंगी उससे। देखो, मैं अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकूंगी। ईसा को मुझे छोड़ना ही होगा, ये मेरा अटल फैसला है। मैं तो कहती हूँ अभी ये बात मूसा के ससुराल वालों को बताने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दें, हालात बेहतर होंगे तो मैं मौका देके शाइस्ता बहन से खुद बात कर लूंगी। तुम्हारे लाडले ने बात करने के काबिल ही कहां छोड़ा है, और फिर सबको पता चल गया कि मैंने उसे आग कर दिया है। अब वो वजह जाने बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे, और ये उनका हक भी है। इसीलिए कहती थी कि जल्दबाजी में फैसला ना करें, न जाने वो लोग क्या सोचेंगे। तो तुम क्या चाहती हो कि सारे जमाने को तुम्हारे बेटे की रुसवाई की खबर हो जाने देता, फिर उसको आग करता मैंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और अब मूसा के ससुराल वाले जो फैसला करेंगे हमें कबूल करना होगा, समझी? किन सोचों में गुम हो? अच्छा है, चलो अब तो उसने तुम्हारा पीछा छोड़ ही देना है। इतनी कड़ी शर्त जो रख दी है तुमने, उससे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे इस बात पर। उसके बारे में नहीं सोच रही थी, और मुझसे ज्यादा तो मुझसे याद करके आहें भरती। पता नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैं कैसे ना याद करूं, जब देखो घर में हर वक्त उसका जिक्र होता रहता है, जब देखो उसका नाम सुनाई देता रहता है, तो मैं कैसे भूल जाऊं? क्या क्या किया उसने, और उसका जिक्र कौन करता है? थानेदार ने सिपाही भेजा था, आज फिर से उसे थाने बुलवाया है जमानतनामा भरने और पेशी के लिए। और अन्ना जी के लिए भी थानेदार ने पैगाम भेजा था कि वो तस्दीक करें इस बात की कि मूसा ने फिर से कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की, वरना उसे इस बात पर फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। और अन्ना जी ने क्या कहा? कहना क्या था, बस अन्ना जी ने कहला भेजा कि मूसा ने फिर से कोई खिलाफ जमानत हरकत नहीं की है और ना ही तुम्हारी राह की है, तो इसलिए उम्मीद है कि शायद उसकी जमानत की तौसीक हो जाएगी। क्या बात है साहब, मैंने अपने यार की जमानत करा तो दी है, फिर क्यों बार बार इसे बुला रहे हैं? ये हिफ्ज़ अमन की जमानत है, कोई मजाक नहीं है। जब तक शिकायत कुनंदा को इत्मीनान ना हो, इसे हर हफ्ते यहाँ पर आकर हाजिरी लगानी होगी। क्या उन्होंने फिर कोई शिकायत दर्ज कराई है? इसने तो भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इसके लिए यही बेहतर है, और अगर फिर कभी इसने ऐसा कुछ किया तो इस बार इसके लिए खलासी नहीं होगी। खलासी चाहिए किसको एसएचओ साहब? आपका बुलावा किसी की याद के लिए काफी है। हर हफ्ते उनसे पूछते तो होंगे ना कि मूसा ने कोई दस्तराजी तो नहीं की। जाहिर है, इस बात को तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आपका दिलो जान से शुक्रिया। अभी समझ लीजिए आप तो मूसा का भला कर रहे हैं, उसे मूसा को भूलने नहीं दे रहे। मेरा जिक्र तो रहता है ना उसके यहाँ। आप जैसा पैगंबर किसे नसीब होता है। शुक्रिया। बस ये बात थी जो उस नाखल्फ की शर्म में मैंने आपसे छुपाई रखी। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मुझे अपनी तरबियत पे बड़ा नाज था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर बैठेगा, इस तरह कीचड़ में हाथ डाल देगा। मगर अब तो लड़की वालों ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब बताएं कि मैं उसे आग नहीं करता तो क्या करता? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? पहले तो होश उड़ा दिया आपने ये सब कुछ बता के।
मुझे कम से कम मूसा से ये तवक्को नहीं थी। और फिर आपकी तरबियत पे तो कोई बेईमान भी शक नहीं कर सकता। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? हर्ष, कुदरत ने मेरे माथे पे कालक का टीका लगाना था, वो लग गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे पीर साहब। सितारा मेरी बेटी भी है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा। आप जो सजा तजवीज करेंगे हमें कबूल होगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शाह साहब, मेरे तो हवास ही मुअत्तल हो गए। मैं घर जाके सितारे की माँ से बात करके आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मूसा और सितारे की मंगनी की बात दोनों खानदानों में फैल चुकी है। दोनों सूरतों में बदनामी हमारी होगी। रिश्ता निभाए तो उलझन, रिश्ता खत्म करे तो हजार सवाल। मैं तो खुद इसी उलझन का शिकार हूं। मैंने तो उसे घर से भी निकालना चाहा, मगर उसकी माँ और उसकी चची आड़े आ गई। वो सिर्फ हमारा मुजरिम नहीं है पीर साहब, वो आपका भी मुजरिम है। अब आप जो सजा तजवीज करेंगे ना, हमें कबूल होगी। क्या बात है अम्मा? नोट करी हूं मैं, जैसे ही कमरे में आती हूँ उठ के चली जाती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? तुम्हारी बेटी हूं मैं, तुम ही ने जन्म दिया है मुझे। अच्छा ही होता कि जन्म ना दिया होता तुझे। सारी उम्र इस बात का पछतावा रहेगा कि तुझ जैसी औलाद पैदा की मैंने और तू मेरी कोख से पैदा हुई। पता होता कि बड़े होके ये गुल खिलाएगी तो पैदा होते ही गला घोट के मार देती तुझे। ऐसा भी क्या गुस्सा? और जिसके लिए तुम मुझसे नाराज हो रही हो वो तो अब कुछ बोलता भी नहीं है। लगता है बोलती बंद हो गई है उसकी। एक झटके में सारी अकड़ निकाल दी है मैंने तुम्हारे भतीजे मूसा की। खुदा के कहर से डरो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो तुम। मूसा नहीं देख रहा मगर उसका अल्लाह तो सुन रहा है ना। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावे का वक्त भी ना मिले और माफी भी नसीब ना हो। अच्छा, और उनके बारे में क्या कहेंगी आप, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की? उन पे खुदा का कहर नाजिल नहीं होगा क्या? तब उन्हें ये खौफे खुदा याद क्यों नहीं दिलाया? हाँ, तब क्यों ये बद्दुआएं नहीं निकली मुंह से? क्यों मुंह बंद था जब मेरा जबरदस्ती निकाह ईसा के साथ कराया जा रहा था? तो एक बात बताओ, तुम मेरी सगी माई हो ना, या किसी यतीम खाने से उठाया था? मुझे शक होता है मुझे कभी कभी। यार भाई, तुम समझते क्यों नहीं हो? अम्मा तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगी। वो सितारा से तुम्हारी बात पक्की कर चुकी हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं यार ईसा? सितारा बेचारी मासूम लड़की है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मेरे पल्ले बांधकर? ये जिसे तुम बर्बादी कह रहे हो ना, अम्मा को उसमें तुम्हारी आबादी नजर आती है। और भाई ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अम्मा मरते मर जाएंगी लेकिन अब्बा के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी। और जोहरा के घर तुम्हारी सोच है नामुमकिन, किसी नामुमकिन को तो मुमकिन करना है मुझे ईसा। मेरे नाम के साथ इनका इज्जतदार नाम जुड़ा है ना, यही मसला है ना। तो गायब हो जाऊंगा मैं कहीं, मिटा दूंगा इस शनाख्त को, खत्म कर दूंगा अपनी पहचान को, वादा है मेरा। भाई ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम अपने आप को मिटाने की बात क्यों कर रहे हो? और उस लड़की के लिए जो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, वो लड़की जिसने तुम्हें हर कदम पर धुतकारा है। ओ क्या? हाँ, मुझे नहीं धुतकारा है उसने मेरे नाम के साथ जुड़े माशरे के भरम और ऊंच नीच के झूठे दर्जे को धुतकारा है, जो उसके ख्याल में मुझे बड़ा इज्जतदार, मोतबर और उसे नीच और कमतर बनाता है।
और मैं जानता हूँ ये सब क्यों कर रही है। वो खुद को मेरे बराबर लाना चाहती है तो ठीक है ना यार, हक बनता है उसका। वो इंसान नहीं, वो चाहती है कि अगर कोई इंसान उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो पूरे जमाने के सामने करे ना, अपने खानदान वालों के साथ करे। तो क्या गलत है इसमें? और ये सब इतना आसान है। ये ऊंच नीच, ये इज्जत बेइज्जती के मयार तुमने नहीं बनाए, सदियों से चले आ रहे हैं ये रिवाज। यही दस्तूर है इस दुनिया का, यही सिक्का राइज है भाई। जानता हूं ईसा, लेकिन दिल के बाजार में ये सिक्के खोटे हैं। दिल वालों पे ये रिवाज नहीं चलते। आग का दरिया है ना, जा करना है पार, पार करना है भाई। लेकिन और सुन, तू कुछ नहीं कर सकता ना मेरे लिए, कोई बात नहीं। दुआ तो कर सकता है ना मेरे लिए, दुआ कर दे यार, दुआ कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है शाहजी? मूसा और एक तवाइफ शादी? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मूसा तो एक इंतहाई शरीफ, फर्माबरदार और ताबेदार बच्चा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे भी कुछ ऐसी तासुरात थे सितारा की जब शाह साहब ने यह खबर मुझे सुनाई थी, मगर हकीकत यही है, एक बाप बिला वजह अपने बेटे को यूं ही आंख नहीं कर देता, उसके पीछे बदनामी की कोई ना कोई दास्तान छुपी होती है। लेकिन शाहजी, मेरा तो दिल दहला जा रहा है ये सोचकर कि अब तो हमारी बेटी का नाम मूसा के नाम के साथ से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा सितारा की माँ, क्या करूं? ये तो शुक्र करो कि बात निकाह या रुखसती तक नहीं पहुंची थी, और अल्लाह भला करे शाह साहब का कि उन्होंने बगैर कुछ लगी लिपटी हमें सारे हकीकत से आगाह कर दिया। मैं बात करती हूँ हाजरा से, वो जरूर अपने बेटे से बात करेगी और उसे समझाएगी, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप देखिएगा, वो अपनी माँ की बात जरूर मानेगा, वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। बात करके देख लो, मगर ये बात तो तयशुदा है, मूसा को अब उस घर में वो मुकाम और हैसियत हासिल नहीं होगी जो एक बड़े बेटे की हैसियत से उसे खानदान में हासिल थी। सारे इंतजामात वो पहले ईसा के हवाले कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये तय करना बाकी है कि आया हम मूसा के पलट आने पर अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में देंगे जो जिसे खुद उसका बाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में भला माँ कर भी क्या सकती है? मैं कुछ नहीं कर सकती मूसा, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से बेघर करना चाहता है? तेरे बाप को पता चला तो गजब हो जाएगा, ना तू रहेगा ना मैं। देख, अपनी माँ को बार बार इम्तिहान में ना डाल। मेरी बात मान, तो उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जी मेरा दिल है अम्मा, अब्बा जान का कमरा नहीं कि जिसे चाहा जब चाहा कहा कि निकलो, और निकाल दिया। और वैसे भी निकालने और बेदखल करने का हुनर पीर कुदरतुल्लाह शाह से ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। लिहाज कर मूसा, बाप का नाम ऐसे नहीं लेते। याद रख, अगर मुझे बेटे और शौहर में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपने साईं के सामने झुक जाऊंगी मैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं अम्मा कि आपके नजदीक अब्बा के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात कहूं अम्मा,
मैं आज पीर कुदरतुल्लाह की घरवाली के पास नहीं आया, अपनी माँ के पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। दे देना अम्मा। अम्मा मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, पूरी जिंदगी कभी कोई तिनका नहीं मांगूंगा आपसे, दे दे। देख मूसा, तूने तो सारी उम्र किसी खिलौने की फरमाइश ही नहीं की है, और आज जो तूने खिलौने की फरमाइश की है ना, वो तेरी माँ पूरा नहीं कर सकती। मूसा, तुझे देख के तेरी माँ का दिल कटता है। तू मुझसे सारा जहां मांग ले, मगर तेरी माँ तुझे ये नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मूसा, नहीं दे सकती। बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे या अब्बा से कुछ नहीं मांगा अम्मा, कुछ नहीं मांगा। जानती है क्यों? क्योंकि आज मांगना था। आज बेटा मांगने के लिए आया अम्मा। मुझे मेरे बचपन के तमाम पसंदीदा खिलौनों के बदले आज मेरे दिल की खुशी दे दो। दे दे अम्मा। दे दोगी तो मेहरबानी होगी अम्मा, नहीं दोगी तो मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है अम्मा।